दुनिया को जिस बात का संकट सता रहा था वही स्थिति उसके सामने आ गई है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है और इस प्रकार से मध्य पूर्व का संकट विस्तारित हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो स्थितियां सामने आई हैं उसके अनुसार अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और वहीं पर इजराइल ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है लायंस रोर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑपरेशन को मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन ईरान बताया है और इसके तहत ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। किन शहरों को अभी तक की जानकारी के अनुसार निशाना बनाया गया है उसको देख लेते हैं। तेहरान, कराज, तबरीज, करमनशाह, कोम, लोरिस्तान प्रोविंस, इलाम और इस्फहान, अभी तक की जानकारी के अनुसार इन शहरों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी एक ऑपरेशन की शुरुआत की है जिसे कहा गया है ऑपरेशन खैबर या ऑपरेशन फतह जंग। इसके अंतर्गत उसने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के सैन्य बेसिस को, जो उसके बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया है और साथ ही इजराइल पर भी हमले किए हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार उसने 30 से 75 बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से अमेरिकन बेसिस और इजराइल पर हमले किए हैं। कहां कहां पर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है? यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन और इसके अलावा इजराइल पर भी हमले किए गए हैं। तो यहां अमेरिकी एक ऑल आउट वॉर की स्थिति देखने में आ रही है। यहां आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस हमले के कारण क्या है। अमेरिका और इजराइल ने ये जो हमला किया है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी है। उसको हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 22,050 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी और एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इस कोर्स से जुड़ने के दौरान अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये जानते हैं कि दृष्टि संस्थान की होली सेल 28 फरवरी तक, यानी आज तक 28 फरवरी तक वो है। इस तरह से आप दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस कोर्स की फीस होली सेल के अंतर्गत पहले से कम है। इस कोड के इस्तेमाल से वो और ज्यादा कम हो जाएगी, तो एक तरह से दोहरी छूट आपको प्राप्त होगी। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही आपको मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। हिंदी का बैच 9 मार्च को, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को और इंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को ले सकते हैं आप, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। इस फीस को ईएमआई पर भी आप जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अमेरिका और ईरान ने जो ईरान पर हमला किया है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इस हमले का, ईरान पर जो हमला हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर इसके कारणों की आप तलाश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1970 के दशक में कारण छिपे हुए हैं। क्या कारण है? आप जानते हैं कि फरवरी 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, एक जन विद्रोह हुआ था जिसे कई बार इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके कारण अमेरिका के जो ईरान के शासक थे शाह रजा पहलवी, वो देश छोड़ करके चले गए थे और वहां पर इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई थी, इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। और वहां के जो सुप्रीम लीडर बने थे वो बने थे अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। ये कब से कब तक सुप्रीम लीडर रहे? 1979 से 1989 तक रहे। इसके बाद वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी बने और ये अब तक, यानी 1989 से लेकर के अब तक वहां के सुप्रीम लीडर हैं। अयतुल्ला अली खोमेनी जो है वो मध्य पूर्व में इजराइल के अस्तित्व को कैंसर के ट्यूमर से कंपेयर कर चुके हैं जिसका नष्ट होना बेहद आवश्यक है, यानी वो इसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि जब 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया था तो ईरान ने उसके अस्तित्व को मान्यता प्रदान की थी, लेकिन इस क्रांति के बाद स्थिति परिवर्तित हो गई और ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए इजराइल भी अपने अस्तित्व के लिए ईरान को खतरा मानता है। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इजराइल ये भी कहता है कि ईरान
यमन में हुती विद्रोहियों को, साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह को, और यहां गजा में हमास को सपोर्ट करता है। न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है बल्कि हथियारों की आपूर्ति भी करता है, जो कहीं ना कहीं इजराइल के अस्तित्व को खतरा पहुंचाते हैं। तो एक स्थायी शत्रुता है। साथ ही आप ये भी जानिए कि फरवरी 1979 में ईरान में क्रांति हुई और नवंबर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जब अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया और वहां स्थित 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों के लिए बंधक बना लिया। इससे अमेरिका और ईरान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ये समाप्त हो गए, ये खत्म हुए और एक स्थायी शत्रुता की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में अमेरिका ने ईरान पर 2 आरोप लगाए। वे आरोप क्या थे? ईरान पर 2 आरोपों में एक आरोप यह लगाया गया कि ईरान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और दूसरा आरोप यह लगाया गया कि वो अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की आड़ में परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा है। यह भी आरोप लगाया गया और इसके कारण ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत हुई, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने का एक और कारण था। एक और कारण क्या था? 1980 के दशक में आप जानते हैं कि 1980 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने, इराक के शासक ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और ये युद्ध 8 वर्षों तक चला, यानी 1988 तक चला। इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए और इससे ईरानी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी ईरानी अर्थव्यवस्था पहले से नुकसान में चल रही थी और आर्थिक प्रतिबंधों से वो और ज्यादा नुकसान में चली गई। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके बनने के बाद ईरान के प्रति एक डिफरेंट प्रकार की नीति हमें देखने को मिलती है और 2015 में एक समझौता देखने को मिलता है जिसको हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ईरान ने विश्व की 6 शक्तियों के साथ, एक तो परमानेंट 5 शक्तियां, परमानेंट 5 मतलब अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और +1 यानी इसमें +1 में जर्मनी स्थित था, इसके साथ एक समझौता किया जहां पर ईरान ने यह कहा कि वो परमाणु हथियारों को विकसित नहीं करेगा, अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को परमाणु हथियारों को विकसित करने के अंतर्गत इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसके बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान कर दी गई। लेकिन 2016 में अमेरिका में चुनाव हुए और उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग प्रकार की नीति अपनाई और उन्होंने ये जो समझौता हुआ था वर्ष 2015 में, इस समझौते को वर्ष 2018 में समाप्त कर दिया और ईरान के खिलाफ एक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को अपनाया और आर्थिक प्रतिबंधों की फिर से एक बड़ी शुरुआत हो गई। ईरान की अर्थव्यवस्था को उससे नुकसान हुआ। ईरान में कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी मौजूद है। आप जानते हैं वर्ष 2022-23 में वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि जब 20-22 साल की एक महिला महसा अमीनी को हिजाब कानून के उल्लंघन में पुलिस हिरासत में लिया गया तो उनकी मौत हो गई और उसकी वजह से ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ईरान पर लगातार जब ये संकट बढ़ता चला गया तो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में हमास ने किस पर आक्रमण कर दिया? इजराइल पर आक्रमण कर दिया, और इससे लगातार ये बात कही जा रही थी कि मध्य पूर्व का संकट विस्तारित हो सकता है। इसी संकट के अंतर्गत आप देखते हैं कि जून 2025 में एक 12 दिन का वॉर इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिलता है, जिसमें ईरान के जो परमाणु प्रतिष्ठान है, परमाणु संस्थान या परमाणु ठिकाने हैं, वहां पर हमला करता है अमेरिका और इजराइल। तो इसकी वजह से इसके बाद जब यह हमला हुआ जून 2025 में, उसके बाद अक्टूबर 2025 में ईरान ने भी अपने आप को JCPOA से अलग कर लिया। यानी अब कोई ऐसी वैश्विक व्यवस्था नहीं रही जो दबाव डाल सके ईरान पर कि वो अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को इस प्रकार से विकसित नहीं करेगा कि परमाणु हथियार हासिल कर ले। ये परमाणु हथियार हासिल करना वस्तुतः सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि लड़ाई का एक तरह से जड़ बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो यह मध्य पूर्व के पूरे शक्ति संतुलन को हिला सकता है, पूरे शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो पहले से ही इजराइल अपने अस्तित्व के लिए इसे खतरा मानता है। साथ ही सऊदी अरब भी एक तरह से ईरान के साथ किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि सऊदी अरब सहयोगी किसका है? अमेरिका का सहयोगी है। और अगर ईरान यहां पर शक्ति संतुलन में परिवर्तन कर देता है तो इससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व भी समाप्त हो सकता है, या प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। क्यों चुनौती मिल सकती है? इसलिए चुनौती मिल सकती है कि 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया था।
वो समझौता क्या था? वो समझौता ये था कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो डॉलर में निर्धारित करेगा। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी उसके अस्तित्व के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। 1974 के बाद ये समझौते अन्य जो तेल निर्यातक देश हैं उनके साथ भी किए गए, जिससे अमेरिका को मदद मिलती है वैश्विक स्तर पर अपने वित्तीय प्रभुत्व को डॉलर के माध्यम से स्थापित करने में। अब अगर ईरान यहां पर परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप ये मानिए कि जो तेल का आयात निर्यात होता है, तेल का एक प्रकार से आवागमन होता है, ये दुनिया के तेल का 20 से 25% है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर नियंत्रण ईरान का बढ़ता है तो इससे वैश्विक तेल कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, और वैश्विक तेल कीमतें प्रभावित हो सकती हैं तो उनका निर्धारण डॉलर में नहीं भी हो सकता है, जिससे अमेरिका की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर पकड़ को महत्वपूर्ण रूप से चुनौती मिलेगा। साथ ही ईरान के जो संबंध है वो ईरान के जो संबंध है वो चीन से और रशिया से बेहतर है। तो ईरान पर जो हमला है, ईरान पर हमला करके इस पर न केवल ईरान पर प्रेशर बनाया जा सकता है बल्कि उस पर चीन पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है, रशिया पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। और इसलिए ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि ये जो हमला है ये कहीं ना कहीं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की एक रणनीति है, क्योंकि उससे पूरा शक्ति संतुलन यहां का गड़बड़ा सकता है, प्रभावित हो सकता है। इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप भारत पर असर देखेंगे तो जब अमेरिका ने वर्ष 2018-19 में फिर से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो वर्ष 2018-19 में भारत ईरान से लगभग 9% तेल आयात करता था, और वर्ष 2024-25 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये जो आंकड़ा है ये 9% से घट करके 0.04% हो गया है। यानी ईरान से पहले ही भारत ने तेल आयात कम कर दिया है, और भारत ने अपने तेल आयात में एक विविधीकरण की नीति भी अपनाई है, एक डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपनाई है। वो डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत भारत क्या है, न केवल अलग अलग देशों से, न केवल रशिया से तेल लेता है बल्कि सऊदी अरब, इराक, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा अमेरिका से भी तेल ले रहा है। तो लगातार उसने अपने तेल आयात का एक डाइवर्सिफिकेशन किया है, और ये डाइवर्सिफिकेशन जो विविधीकरण है भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अपने आयात से ही अपने तेल की 85 से लेकर के 88% की जरूरतों को पूरा करता है। तो भारत पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस संकट से, जो ये आक्रमण हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला तेल प्रभावित होता है, आने वाला तेल प्रभावित होता है, तो इससे या इस पूरे संकट के कारण तेल के आवागमन पर तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत इतने बड़े स्तर पर आयात करता है तो भारत का इससे चालू खाता घाटा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ेगा। यानी भारत का जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें एक बढ़ोतरी होगी। इससे भारत में मार्केट में एक अस्थिरता पैदा हो सकती है, एक वित्तीय अस्थिरता की स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरा संकट एक ये है कि ये जो आक्रमण हो गया है ईरान पर, आप ये जानते हैं कि खाड़ी के देश जो हैं, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, यहाँ पर कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, यहाँ पर भारत के लगभग 90 लाख नागरिक रहते हैं। अब इनको निकालने की भारत को व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत इनको निकालने की व्यवस्था करेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऑपरेशन भी देखने को मिले। साथ ही भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश करने के लिए ईरान में यहां चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है, ताकि वो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश कर सके। मध्य एशिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन उत्पादों के दृष्टिकोण से, भारत में ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो भारत, पाकिस्तान उसको रास्ता देता नहीं है, तो भारत एक वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रहा है अफगानिस्तान के लिए और मध्य एशिया के लिए। तो ये अब चाबहार प्रोजेक्ट भी निश्चित रूप से प्रभावित होने की आशंका भारत के लिए पैदा हो गई है। एक और संकट भारत के लिए ये हो सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका भी भारत का एक रणनीतिक सहयोगी है। तो रणनीतिक सहयोगी है, और चीन के सहयोगी कौन से देश है? माफ कीजिएगा, ईरान के सहयोगी चीन है और रशिया है। तो भारत इन सभी देशों में अपने संबंधों का इस संकट के दौरान किस प्रकार से एक फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश करता है, यह भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो यही संकट है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की होली सेल का आज आखिरी दिन है, केवल एक दिन शेष है। तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेड ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर
आपको आज तक 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका लाभ उठा लीजिए। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए किसी भी बैच में जहां पर आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसे जोड़ता है? लाल सागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।